जय हिंद टू एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं आई विश यू ऑल हैप्पी होली। गाइस, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, कैसे मुगलों का पतन हुआ। आज हम इस वीडियो में हम दो टॉपिक करेंगे। एक तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी 18th सेंचुरी की, और दूसरा मराठाओं का डाउनफॉल कैसे हुआ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इन 18th सेंचुरी। अब हम इसके अंदर सब क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वुमेन्स का क्या स्टेटस था उस टाइम पे, एजुकेशन एजुकेशन का क्या सिनेरियो था, सोशल स्ट्राटिफिकेशन मतलब सोशल डिवीज़न क्या थी, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था उस टाइम का, और एट लास्ट में देखेंगे इकोनॉमिक कैसी थी, और एक चीज़ और देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा सोशल स्टारिफिकेशन से। तो सबसे पहले हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एम्परर, मतलब एम्परर उसके नोबल्स फर्स्ट में आ जाएंगे। सेकंड में मिडिल क्लास में शॉपकीपर हो गए। एक में इसमें आप ध्यान दोगे तो जो टाउन आर्टिशन है वो आपको मिडिल क्लास में रखने हैं, और जबकि जो विलेज आर्टिशन है वो आपको रखने हैं थर्ड क्लास में, जो कि पीजेंट्री क्लास है। तो राइट, लाइन वाइज पहले रीड करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। द टॉप मोस्ट स्ट्रेटा वॉज ऑक्यूपाइड बाई एम्पर एंड देयर नोबिलिटी हु वर लिविंग अ लेविश लाइफ विदाउट हैविंग एनी सिंपैथी फॉर क्लासेस ऑफ लेस फॉर्चून। मतलब जो सबसे ऊपर की मोस्ट डोमिनेटेड क्लास थी तो वो थी एम्पर, उसके नोबल्स के, जो अपनी लेविश ज़िंदगी दे रहे थे एकदम बढ़िया तरीके से। उनको जो उनसे कम, जो उससे नीचे वाले वर्ग हैं उनके उनसे लेके कोई सिंपैथी कुछ नहीं थी। तो मिडल स्ट्रेटा वॉज ऑक्यूपाइड बाय स्मॉल एंड फ्यूगरल क्लास विच इंक्लूड शॉपकीपर, स्मॉल मर्चेंट एंड टाउन आर्टिशन। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे टाउन आर्टिशन मिडल स्ट्रेटा का पार्ट है। द लोअर मस्ट एंड स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ पुअर एग्रीकल्चर एंड विलेज आर्टिशन। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट वॉज प्रीवेल्ड इन मैटर ऑफ मैरिज, ड्रेस, डाइट एंड इवन प्रोफेशन। देखो, कास्टिज्म का जो कीड़ा है वो आज भी हमारे पास है, तो उस टाइम पे तो रहा ही होगा। और किस किस चीज़ों में रहता था, मैरिज में, ड्रेस में, डाइट में, इवन प्रोफेशन में। कि जो मैनुअल सीवेंजिंग का जो काम होता था, मतलब जो गटर नाले का था, वो एक पर्टिकुलर कास्ट को दिया जाता था। अभी आपको पता होगा कि हाल में अब हमारी गवर्नमेंट ने मैनुअल सीवेंजर वर्कर के लिए एक स्कीम को लॉन्च करा है। स्कीम का नाम है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, आपको उसको से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डाइट का अगर आपको पता हो कि एक कंसेप्ट है, हम सोसाइटी में पढ़ते हैं, संस्कृताइजेशन। मतलब जो डिप्रेस क्लास के लोग थे वो, उनको एक ये भी रीज़न था कि जो उनका डाइट प्लान था, तो उनकी जो वो नॉन वेज कंज्यूम करते थे तो इसलिए उनको दूर रखा जाता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नॉन वेज को खाना बिल्कुल छोड़ कर दिया था, जो मतलब प्योर वेजिटेरियन बन गए थे। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेशन बाई इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ये थोड़ा सा जो डिवीज़न है वो कम होना स्टार्ट हो गया था, बस कास्ट का। ठीक है, अब अगला प्लेस वुमेन। एक एक मिनट, वो थोड़ा हो लिया तो बीच बीच में वीडियो को पॉज कर रहे हैं। अब से फिर अगर हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। देखो, जो आज की कंडीशन है और उस टाइम की कंडीशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब इज्जत पूरी मिलेगी वुमेन्स को, लेकिन बात जहाँ पे इक्वालिटी होगी वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अ प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन वर गिवन रिस्पेक्ट इन होम सोसाइटी बट क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी डिड नॉट एग्जिस्ट एटलीस्ट इन, जैसे जो, क्योंकि जो उस टाइम पे सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जो कि आज भी। और जो इंसान, जो मेल पर्सन ने, मेल काउंटर पार्ट ने बोल दिया, उसको ही प्रिविलेज माना जाएगा। देयर वर फ्यू एक्सेप्शन ऑफ वुमेन विद प्रोमिनेंट रोल बट कॉमन वुमेन वॉज डिनाइड द राइट प्लेस इन सोसाइटी। मतलब कुछ जो एक्सेप्शन है, जैसे हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले, जो फूले जी हो गई, एक दो और होगी, जो जो एक अच्छा एग्जांपल सेट करती है वुमेन एम्पावरमेंट का। ठीक है, पर्दा सिस्टम प्रिविलेज इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ये तो दोनों में ही रहता था। बट पुअर वुमेन, जो पुअर पुअर वुमेन्स होती थी, जो बाहर काम करने जाती थी, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी। और इससे भी बात है कि क्योंकि जो इकोनॉमी होती है ना, पेट कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज कॉमन होती थी, ये तो पता ही होगा। सिस्टम कुड बी सीन इन द, ठीक है। अब अगला पॉलीगैमी जो प्रिवेलेंट थी रूलिंग क्लास में, मतलब
रूलिंग क्लास में, बिग जमींदार में रीमैरिज को मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। और जो मराठास थे, इन्होंने मराठास ने तो रीमैरिज के ऊपर एक टैक्स तक लगा रखा था, जिस टैक्स को बोलते हैं पथदम। तो अब याद रखें, प्रीलिम से बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आया नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है। सती भी प्रेवलेंट थी कुछ एरिया में, जैसे बंगाल, सेंट्रल इंडिया, राजपूताना। लेकिन पेशवाओं ने सती को बंद करने की कोशिश करी, बट वो ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। अगला है स्लेवरी। तो दो टाइप की स्लेवरी होती थी हमारे इंडिया में। डोमेस्टिक स्लेव वो होते हैं जो मतलब पीढ़ी से पीढ़ी एक ही परिवार को सर्व करते आ रहे हैं। तो मतलब इनके पास मतलब ये कोई वो नहीं था कि जैसे कि इसके अंदर जैसे हम देखें, डोमेस्टिक सेवर हेरेडली सर्वेंट बट नॉट मिनिमल, दे आर अलाउड टू मैरी अमंग देमसेल्फ। मतलब उनके ऊपर इतनी पाबंदी नहीं थी कि वो मास्टर डिसाइड करेगा कि वो मैरिज किससे करेंगे नहीं। अगला सेटिस्फाइड टू द लैंड हु वर ट्रांसफर टू न्यू मास्टर ऑन सेल ऑफ लैंड। मतलब कुछ जो होते थे वो इंसान के गुलाम नहीं होते थे, उस ज़मीन के गुलाम होते थे। मतलब वो उसी ज़मीन पर काम करते थे, उनको पैसे नहीं मिलते थे, थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था। अगर वो ज़मीन किसी और को बेची दी तो वो स्लेव उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर उसके बाद वुमेन वर यूज एज अ स्लेव फॉर डोमेस्टिक वर्क, स्पेशली कास्ट लाइक एक तो राजपूत, खत्री एंड कयाच। ठीक है। फिर स्लेवरी का एक न्यू डायमेंशन लेकर आते यूरोपियंस। वो स्लेव का कमर्शलाइजेशन भी कर देते हैं। मतलब जैसे कि 5 से 10 रुपए के बीच में आपको चाइल्ड स्लेव मिल जाएगा, 15 से 20 के बीच में आपको एडल्ट स्लेव मिल जाएगा। तो और ये काफ़ी प्रोमिनेंट रखा बंगाल, आसाम, बिहार वाले एरिया में। जो लेकिन जैसे अफ्रीका वाले देश है, वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक चला। और आप याद रखेंगे, जो ट्रैफिकिंग ऑफ स्लेव है इंडिया के अंदर 1789 के अंदर बंद हो चुकी थी। फिर अब आता है एजुकेशन कैसी थी हमारी 18th सेंचुरी में। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, 1 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस को, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। फॉर संस्कृत तो उसको हम बोलते थे चतुपतीस। और अकॉर्डिंग टू बर्नियर कौन था? एक फ्रेंच ट्रैवलर था। उसके हिसाब से जो काशी है वो एथेंस है इंडिया का। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि एथेंस किस देश की कैपिटल है। अगला, मदरसा वॉज हायर एजुकेशन सेंटर फॉर पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है। सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर हिंदूज को हम बोलते थे पाठशाला, ये आपने पता है। सिमिलरली जो मुस्लिम एजुकेशन के लिए होता था वो उसको बोलते थे मकताब्स। ठीक है। दे यूज ऑन फंक्शन 3 आवर्स। 3 आवर्स कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। अब इस आर का मतलब प्रोनाउंसिएशन में सबकी आर आ रहा है। ठीक है। फीमेल एजुकेशन रिसीव्ड, मतलब फीमेल एजुकेशन को काफ़ी लेस अटेंशन मिली गई है। ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर असफदौला ने इमाम बाड़ा बनाया था 1784 में। क्यों? किस चीज़ के लिए? सेलिब्रेटिंग मुहर्रम। अब आप मुझे बताओ कि बाड़ा किस जगह पे है। फिर सवाई जयसिंह एस्टेब्लिश पिंक सिटी एंड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे? दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, जयपुर में, वाराणसी में। फिर गोल्डन टेम्पल भी 18th सेंचुरी में बना बाय राजा रणजीत सिंह। फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज वॉज ऑल्सो सो डेवलपमेंट। ठीक, क्योंकि उसी टाइम पे जो बाइबल है वो अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट होने लग गई। जैसे तमिल वर्जन ऑफ बाइबल है वो क्या कहते हैं, किसका वर्ग है? ज़ैमनबर्ग का। अब मुझे ढंग से प्रोनाउंस नहीं करना आता है। और ये जेड है, जेड जिलमबर्ग ऐसे कुछ अहम। अगला है इकोनॉमिक कंडीशन। विलेज कम्युनिटी वॉज अ बेसिक यूनिट, इट वॉज सेल्फ, मतलब वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट थी खाना मतलब प्रोड्यूसिंग करने के लिए। और बस उनका स्टेट से एक रोल होता था, बस रेवेन्यू देना लेना। और उनका कोई ज़्यादा स्टेट से ज़्यादा अच्छा खासा इंटरेक्शन नहीं था। और मतलब वो अपने लिए वो ये करते थे कि बस अपने जितना उनके लिए लोकल नीड था उतना ही बनाते थे। वो ज़्यादा मतलब बाहर की मार्केट के साथ ज़्यादा घुले मिले नहीं, और उनको पसंद भी नहीं था। क्यों? तो किसी ने सही बोला, दे लास्टेड व्हेन नथिंग सीम टू लास्ट। मतलब उन्होंने तब तक अपने अपने क्या कहते हैं जो होल्ड है, जो उनकी जो पुराना ट्रेडिशन है उसको तब तक रखा जब तक उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मॉडर्न आर्ट्स का यूज़ तब तक नहीं करा जब तक उनके पास दूसरा क्या कहते हैं बिल्कुल लास्ट ऑप्शन नहीं आया। अब और इसी की वजह से उन्होंने काफ़ी लास्ट में यूज़ करा, तो इसी की वजह से इकोनॉमिक गैप आ चुका था उनके बीच में। जो अपना जिन्होंने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा था और जिन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स को अपना लिया था, तो उनके बीच में एक इकोनॉमिक गैप भी आ चुका था। इसको इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी बोलते हैं। टाउन हैंडीक्राफ्ट जो था वो अब क्या कहते हैं एक हाई लेवल पे पहुंच चुका था, और जिसने अच्छा खासा वर्ल्ड वाइड मार्केट को अट्रैक्ट कर दिया था। अब देखो कॉटन कहाँ कहाँ का फेमस था? ढाका, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम। ये स्किल नहीं है,
यहाँ पे आएगा सिल्क। सिल्क उस टाइम पे आगरा का, मुर्शिदाबाद का, लाहौर का, गुजरात का। वैसे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्क उगाया जाता है कर्नाटका में। फिर है वोलन शॉल्स, जो कश्मीर, लाहौर, आगरा की। ठीक है। मेटल वर्क पर ऑल्सो कॉम्बिनेट स्पेशली गोल्ड्स वेरिया ज्वेलरी। और आपको पता होगा कि आज के टाइम पे भी मोर देन 90% डायमंड जो डायमंड है उसकी फिनिशिंग, डायमंड ज्वेलरी की फिनिशिंग अपने इंडिया के अंदर ही होती है, टू बी स्पेसिफिक सूरत में। लार्ज स्केल ट्रेड रिवॉल्व डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। देखो अगर इतना बड़ा ट्रेड सिस्टम है तो बैंकिंग सिस्टम भी होगा। और उसके हमें प्रोमिनेंट एग्जांपल मिलता है जगत सेठ। ये जगत सेठ वही है जो 1757 की बैटल में ब्रिटिश अक्षर्स की हेल्प करता है। फिर आकर नगर सेठ जो ये नॉर्थ इंडिया के थे, फिर चेटी साउथ इंडियाज के, और जिन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को एक मेजर बूस्ट दिया। मतलब प्री कंडीशन ग्रोथ हो चुकी थी कैपिटलिज्म की इंडिया के, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी थी, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूडल क्लासेस, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ करेक्ट सेविंग हैबिट एंड लॉ ऑफ स्टेट। लॉ ऑफ स्टेट क्या होता है कि अगर कोई पीजेंट बीमार, नॉबल्स बीमार है, तो कोई पेशेंट बीमार है या फिर उसका कोई आगे सक्सेसर उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मराठा डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहला, अब अब्दाली की बड़ी सेना। ये पहले हम क्या कहते हैं, शॉर्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब्दाली की के पास एक बड़ी सेना थी एज़ कम्पेयर टू मराठा। ठीक है। और दूसरा, मराठों की जो फूड सप्लाई है वो भी कट हो चुकी थी, क्योंकि तो जो जिस दिन बैटल से 1-2 दिन पहले तक उनके पास कुछ खाने पीने का नहीं था। फिर और एक और रीज़न था कि जो टसल है, मल्हार राव होलकर और सदाशिव राव, जो कि दोनों लीड कर रहे थे मराठा आर्मी को, इन दोनों के बीच में भी टसल थी। इनके भी मतलब विचार मैच नहीं करते थे। फिर हिंदू रूलर्स लाइक राजपूत, जाट, सिख्स ने सपोर्ट नहीं करा, और जबकि मुस्लिम्स, जो नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने अब्दाली को सपोर्ट करा। फिर दूसरा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसके अंदर भी सदाशिव राव भाव का एक ईगो था। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो की हुई थी 14 जनवरी 1761 को। अब्दाली के पास 60,000 की फोर्सेस थी, और जबकि मराठा के पास 45 थी, और जिनको रूल कर रहे थे सदाशिव राव भाव और मल्हार राव होलकर। देयर हियर फेमाइन कंडीशन इन मराठा कैंप इन पानीपत। और क्योंकि जो रोड था रोड दिल्ली तक का, वो कट हो चुका था, और ना तो खाने के लिए खाना था, ना कि वो घोड़ों के लिए चाह रहा था। जबकि अब अब्दाली के पास एक अच्छी खासी सप्लाई ओपन थी दोआब वाले रीजन के अंदर। ठीक है। फिर अगला, मुस्लिम पावर वो इन नदर्न इंडिया सपोर्टेड अब्दाली, बस मराठा फाइट अलोन। क्योंकि मराठा की भी मराठों ने जो भी प्लंडर करा था हिंदू ईस्टर्न रीजन के अंदर, तो उसकी वजह से हिंदू रूलर उनके पास दूर थे, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे, अगर उनको चोट नहीं मिलता था तो वहाँ की फसलों में आग लगाते थे, तो जिससे हिंदू रूलर भी परेशान थे मराठों से। और जबकि सिख्स, जो कि कट्टर दुश्मन थे अफगान्स के, उन्होंने भी उसको सपोर्ट नहीं करा था मराठा के अंदर। फिर दूसरा, म्यूचुअल जेलिसीज बिटवीन मराठा कमांडर वीक एंड डैम, क्योंकि जो सदाशिव राव भाव है, वो मल्हार सिंह राव होलकर के बारे में बोलता था, डॉटर हु पास इन यूजफुलनेस। मतलब ये बुढ़ा अब किसी काम का नहीं है, इन लेमैन वर्ड में, सॉरी कि थोड़े हार्श वर्ड है, बट मैं बोलना कुछ ऐसे ही चाह रहा था। फिर मल्हार राव होलकर वॉज कमेंटेड ऑन ब्राह्मिकल सुप्रीमेंसी, क्योंकि जो मल्हार राव होलकर है वो बोलते थे कि ये जो पेशवास है ब्राह्मण, अगर ये वॉर में जीत जाते हैं ना, तो हमसे बर्तन तक धुलवाएंगे अपने, कि अपनी ब्राह्मण सुप्रीमेंसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है। तो इनके बीच में ऐसी टसल थी। और जबकि जो अब्दाली की सेना है वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो कर रही थी, जिसके अंदर अब्दाली ने सबको ऑर्गेनाइज वे में खड़ा कर रखा था कि क्या क्या प्लान। फिर दूसरा, अब्दाली ट्रूप वॉज मस्कट। मतलब मस्कट्स क्या होते हैं, बंदूक। अब्दाली के जो सेना थी उसके पास बंदूक थी, जबकि मराठा अपने स्वाड से लड़े। फिर इब्राहिम खान गारदी हैवीली आर्टली फेल। जो इब्राहिम खान गारदी भारत का एक बहुत अच्छा तोपची माना गया, वो भी फेल हो चुका था। क्योंकि जो अब्दाली की आर्मी है वो, अब उन्होंने अपने जो छोटी छोटी तोपें हैं वो ऊँट के ऊपर बांध के युद्ध करा था। जैसे आप पानीपत मूवी बैटल में देखते हैं, इससे क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पता कर पाते कि कहाँ पे आपका जो तोपें वहाँ पर रखी, क्योंकि वो आप हर सेकंड में चेंज कर रहे हो। जब काशीराम पंडित है, एक हिस्टोरियन है,
वो बताते, वो उन्होंने आंखों से, अपनी आंखों दृश्य बताते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का। वो बोलता है जो डिफीट का कारण है वो सदाशिव राव भालकर का करेक्टर है। वो उन्होंने क्या कहते हैं, जो मल्लाव राव जैसे एक्सपीरियंस बंदे थे, उनकी बातें नहीं मानी और अपनी चलाई, जिसके कारण उनको हारना पड़ा। और जो JN सरकार है, जादूनाथ सरकार, वो बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, ऐसा कि कोई सा ऐसा घर नहीं था मराठा एम्पायर में जिसके अंदर मोहतम ना बना। ठीक है, फिर अब इसके सिग्निफिकेंस क्या थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के। जो थर्ड बैटल, लॉस ऑफ द मराठा इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चेंज द कोर्स, मतलब कि अगर मराठा नहीं हारते तो आज हमारा हिस्ट्री का सिलेबस ही कुछ और होता। क्यों? क्योंकि 1757 तक तो ब्रिटिश यूरोपियंस पावर ने पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनको जो मेन सबसे बड़ा डर था वो मराठों से था। तो जो मराठा अंपायर हार के बाद थोड़ा झुक चुका था। और जो सिडनी ओन है, आप मेरे से बताओगे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सिडनी ओन ने एक मुगल रूलर के बारे में लिखा था कि ये लास्ट रूलर है जिसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है। तो किसके बारे में लिखा था? वो बोलते हैं मराठा वॉज द पावर ऑफ द शेटेड हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर वॉज नॉट किलिंग बट इट वॉज सर्टेनली स्कॉच बट इट वॉज इफेक्टिव। मतलब कि आप पढ़ लेना, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। सिडनी ओन बोलते हैं कि जो मराठा एम्पायर था वो एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर था। वो मरा नहीं था, उसको कुछ टाइम के लिए डोरमेट स्टेट के अंदर चला गया था, मतलब वो सो चुका था, लेकिन वो कभी ना कभी दोबारा राइज करेगा ही करेगा। तो ऐसा ही हुआ था, जो कुछ टाइम के बाद मराठा दोबारा यूनाइट होता, लेकिन हाँ वो अपना उस पीक पे नहीं पहुंच पाया था जिस पीक में वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको पिछले वाले से थोड़ा बेटर लगा होगा, और मैं आगे भी अपने आप को बेटर करता रहूँगा। तो हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।